जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले कई सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में एकदम से लगे होंगे। ठंडियों का महीना आ चुका है, सर्दियां लगभग लगभग जो है पड़ने लगी हैं। तो अब ये अगर देखा जाए तो आपके पास ये जो मंथ होता है नवंबर या दिसंबर, जब ठंडी स्टार्ट होती है थोड़ा सा, तो भी उतनी भी एक्सट्रीम जो है कोल्ड नहीं हुआ है। तो आप अच्छे से ज़्यादा टाइम टाइम बिना थके हुए, बिना रुके हुए अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग लगे रहिए, क्योंकि दिसंबर 2023 आपका एम है और आपका एम तभी अचीव होगा जब आप कंटिन्यूअस जो है कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि 2024 आप जानते हैं कि सिलेबस बिल्कुल चेंज होने वाला है और क्या परिवर्तन होने वाला है अभी किसी को कुछ पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी चेंजिंग आएगा वो फर्स्ट पेपर को बढ़ाया जाएगा या हो सकता है निगेटिव मार्किंग भी लागू की जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए 2023 ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप अपने हाथों में पकड़ लीजिए इतनी मजबूती के साथ कि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूटने ना पाए। तो चलिए, इसी बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि हूबहू उसी पैटर्न पे है जो आपके एग्जाम में यूजीसी इस समय क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये भूगोल के क्वेश्चन है आपके कुछ। ये स्क्रीन पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ढलान विकास के अध्ययन की पॉली प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ढलान विकास का मतलब हुआ कि जो स्लोप डेवलपमेंट की स्टडी है उसमें किसने पॉली कंसेप्ट का प्रयोग किया था, पॉली प्रोसेस कंसेप्ट का किसने प्रयोग किया था। क्योंकि स्लोप डेवलपमेंट के बारे में कई जियोग्राफर ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डेविस ने, पेंक ने, बर्गर ने, बॉलिंग ने, ठीक है, और बहुत सारे जो है ज्योग्राफर थे। तो इसमें ऑप्शन है एच बॉलिंग, डब्ल्यू बर्जर, जी लिस्टन, एम डेविस। तो इसमें आपको बताना है कि स्लोप डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पॉली प्रोसेस का कंसेप्ट दिया गया था, कि जो स्लोप होता है वो एक प्रोसेस से नहीं बल्कि बहुत सारे उस पर प्रोसेस काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि किस विद्वान ने पॉली प्रोसेस का प्रयोग करके स्लोप डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इनका इस जियोग्राफर का क्या नाम था, एच बॉलिंग, जिन्होंने पॉली प्रोसेस का प्रयोग करके बताया, इन्होंने बताया कि जो स्लोप डेवलपमेंट का निर्माण होता है वो एक प्रोसेस से नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है, बहुत अवस्थाओं से गुजरता है, जिसके कारण स्लोप का डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कार्बोनेटीकरण यानी कार्बोनेशन जिसको बोलते हैं। तो कार्बोनेशन क्या है, एक यांत्रिक अपक्षय है यानी मैकेनिकल वेदरिंग है, केमिकल अपक्षय है, सॉरी फिजिकल वेदरिंग है, या रासायनिक अपक्षय है, केमिकल वेदरिंग है, या जैविक अपक्षय है। तो आपको बताना है कार्बोनेशन यानी कार्बोनेटीकरण किस प्रकार का अपक्षय है। तो कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन में क्या होता है कि जो जल होता है, ठीक है, जब किसी जो है कार्बनिक चट्टान से मिलता है तो कार्बोक्सिल बनाता है, और वो चट्टान के जो भी मिनरल्स होते हैं क्या होते हैं कि वो घोलकर उसको बाहर कर देता है। इसलिए चट्टान जो होती है वो ढीले पड़ जाते हैं, इसके बंधन की पकड़ मजबूत जो होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही लूज हो जाती है और ये अपने स्थान पे टूटने फूटने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग या अपक्षय बोलते हैं। तो कार्बोनेशन क्या होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। क्या होता है, रासायनिक अपक्षय। यानी जैसे कहीं पर चूना युक्त चट्टाने हैं, अब चूना युक्त चट्टानों में अगर जल मिलता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन करते हैं आपस में, और जो चूना युक्त चट्टानों में से जितने भी मिनरल्स होते हैं जल इसको क्या कर देगा, घुलाकर बाहर कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सही बताना है। पहला है कि जो महादेशीय रचना, महादेश यानी जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, उसकी रचना संबंधी एपिरोजेनेटिक संचलन महाद्वीपीय द्रव्यमान के उत्थान और पदार्थ का कारण बनता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एपिरोजेनेटिक संचलन के कारण ही क्या बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं, जिससे महाद्वीप का क्या होता है, उत्थान होता है, और क्या होता है, पदार्थों का कारण बनता है। अगला है कि परिवर्तन संचलन यानी एंड्रोजेनेटिक अंतर्जात बलों और संचलनों के कारण होता है। यानी जो आपका जो है
पर्वतीय संचलन होता है, पर्वतीय संचलन को जिसे महाद्वीपीय संचलन को बोलते हैं इपीरियोजेनेटिक, वैसे पर्वतीय संचलन को बोलते हैं ओरोजेनेटिक। तो ये कह रहा है कि जो पर्वतीय संचलन होता है वो एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात बलों और संचलनों के कारण होता है। और इसी है कि लंबवत पृथ्वी के संचलन के कारण क्रिस्टल चट्टानों का नीचे की ओर झुकाव होता है। जब थोड़ा सा हिंदी जो है तारा टफ लिख दी गई है, हम अगली बार से इसको ध्यान में देंगे। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका क्या है, सही है। तो जो पहला कह रहा है कि महादेश रचना संबंधी यानी इपीरियोजेनेटिक संचलन महाद्वीपीय द्रव्यमान के उत्थान और पदार्थों के कारण बनता है। तो इपीरियोजेनेटिक मूवमेंट आपको पता है कि इपीरियोजेनेटिक से क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो महाद्वीपीय द्रव्यमान के उत्थान और पदार्थों के कारण बनता है। जो महादेश संरचना होती है यानी महाद्वीपों का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, इसी इपीरियोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है, जिसमें कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, उत्थान का कारण बनते हैं, और उत्थान के कारण क्या बनता है, आपका महाद्वीप बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो पर्वतीय संचलन होता है, ठीक है, यानी जो ओरोजेनेटिक संचलन होता है वो एंड्रोजेनेटिक बलों और संचलनों के कारण होता है। तो आपको पता है कि पर्वत का जो निर्माण होता है ओरोजेनेटिक फोर्स लगता है, वो किसका परिणाम होता है, अंतर्जात बलों का ही परिणाम होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि लंबवत पृथ्वी के संचलन के कारण क्रिस्टल चट्टानों का नीचे की ओर झुकाव होता है। तो कोई भी है अगर चट्टान, तो उसमें क्या होगा, लंबवत संचलन होगा, तो नीचे से अगर फोर्स लगेगा तो चट्टानों में क्या होती है, फोल्डिंग का कार्य हो सकता है, फॉल्टिंग का कार्य हो सकता है, यानी चट्टानें जो होती है वो नीचे की ओर झुक जाती है। ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, यानी तीनों क्या है, राइट है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि पेंक के कटाव के चक्र का तीसरा चरण क्या है। पेंक ने जो बताया था 3-4 अवस्थाएं, तो उसमें कह रहा है कि जो तीसरा चरण है पेंक का वो क्या है। ऑप्शन है अफस्थिजिंडे इटविक्लुम, गलीक फार्मिक इटविक्लुम, अवस्थिजिंडे इटविक्लुम और इंडरफ। ठीक है, तो इसका जो इन्होंने जो स्टेजेस की बात की थी, तो तीसरे स्टेज का क्या नाम, इसको हमने आपको ट्रिक बताया था कि जो लेटर होते हैं किसके, हिंदी वर्णमाला के, उसमें पहले क्या आता है, पा के बाद क्या आता है, फा, फा के बाद क्या आता है, बा। ठीक है, तो जो फा वाला रहेगा वो पहले रहेगा, गलीक फार्मिंग रहेगा वो बीच में रहेगा, और बा वाला रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा, तीसरा स्टेज होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि तीसरा चक्र, तो तीसरा चक्र क्या हो जाएगा, आ बस्ती जिंडे, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको, आ बस्ती जिंडे इटबिक्लुम। इटबिक्लुम का शब्द का प्रयोग इसने पेंक ने किसके लिए किया था, जो डेविस ने विकास शब्द का प्रयोग किया था उसी के स्थान पे इन्होंने इटबिक्लुम का प्रयोग किया था। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले क्या होगा, अफस्ती जिंडे इटबिक्लुम, फा आएगा, फिर गलीक फार्मिंग, फिर अबस्ती जिंडे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, जिसमें लगभग 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, केवल इसी में कि पहले अफस्ती होगा कि पहले अबस्ती होगा। तो इसको आप ऐसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि महाद्वीप और महासागर बेसिन निरंतर गति में रहते हैं, यानी जो आपके कॉन्टिनेंट हैं और आपके ओशन हैं, तो उसकी जो बॉटम है वो निरंतर क्या रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं। कारण कह रहा है कि हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था कि मध्य महासागरीय रिज के साथ लगातार नई परत का निर्माण होता है। यानी हैरी हेस ने बताया था कि जो मिड अटलांटिक ओशन का रिज है उसके किनारे किनारे पर नई परतों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस टॉपिक से। तो जो कथन है वो कह रहा है कि महाद्वीप और महासागर बेसिन निरंतर गति में रहते हैं। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि महाद्वीप भी घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और महासागर भी मूव कर रहे हैं। और कारण कह रहा है कि हैरी हेस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय रिज के साथ लगातार नई परत का निर्माण होता है। यह भी बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि हैरी हेस ने क्या किया था कि जो सागर नितल प्रसरण का कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सागर का लगातार फैलाव हो रहा है और कहीं पर संकुचन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आ रहा है, और जहां पर जो है प्लेट का किनारा होता है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि जहां पर प्लेटों के नीचे टक्कर मारता है, तो कुछ प्लेटें, दो प्लेटें को जो किनारा होता है, तो कहीं कहीं पर दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं, तो वहां पर कटक का निर्माण होता है। कहीं पर दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे छिपित होती है, तो वहां पर गर्तों का निर्माण होता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है कि यहाँ कटक जो है मध्य अटलांटिक महासागर में, ये इसके नीचे से लगातार मैग्मा आता है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्मा जमा हो गया, फिर नीचे से आएगा तो ये परत आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पर जमा होगा, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा आपका अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है।
तो ये भी बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहा है? क्योंकि महाद्वीप और महासागर बेसिन निरंतर गति में रहते हैं। इसका कारण यही है कि जो हैरी हेस ने बात कही थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों को क्या करेगा, अच्छे से व्याख्या भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि डेविस के भू-आकृति सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई थी? यानी कि डेविस ने जो अपना भू-आकृति सिद्धांत दिया था, उसमें से कौन सा पॉइंट इसमें से चारों में सही है? तो पहला कह रहा कि स्थलाकृतियां अंतर्जात और बहिर्जात बलों का एक परिणाम होती हैं और ये क्रमबद्ध तरीके से विकसित होती हैं तथा उत्थान और क्षरण दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अगला है कि एक क्षेत्र का आकृति विज्ञान पटल विरूपणी और अपरदन प्रक्रियाओं के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम होता है और स्थलाकृतिक विकास को समय स्वतंत्र माना गया है। नेक्स्ट है कि उत्थान की दर अपरदन की दर के साथ संतुलित होती है और डाउन वेस्टिंग की समान दर हर स्थान पर मौजूद होती है। नेक्स्ट है कि स्थलाकृतिक भिन्नताएं अंतर्जात और बहिर्जात बलों की असमानता का परिणाम होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी अवधारणा डेविस की है। तो यहाँ पर अगर ये वाला देखा जाए तो ये आपको पता है कि टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम को स्वतंत्र किसने माना था? डेविस ने नहीं, बल्कि किसने माना था? पेंक ने। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो आप ऐसे ही बाहर कर दीजिए। लेकिन यहाँ कह रहा है समय स्वतंत्र माना गया है। बेस्टिंग, ये जो बात की गई थी कि उत्थान की दर और अपरदन की दर साथ संतुलित होती है, ये भी बात क्या है? गलत है। ये पेंक ने कहा था, डेविस ने कहा ही नहीं था। और स्थलाकृतिक भिन्नताएं अंतर्जात और बहिर्जात बलों की असमानता का परिणाम है, ये भी पेंक ने कहा था, डेविस ने नहीं कहा था। डेविस ने ये बात कही थी कि स्थलाकृतियां अंतर्जात और बहिर्जात बलों का एक परिणाम है और एक क्रमबद्ध तरीके से विकसित होती हैं तथा उत्थान और क्षरण एक साथ नहीं होते हैं। इन्होंने कहा था कि उत्थान पहले हो जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद इस पे क्या होगा, इरोजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जबकि पेंक ने कहा था उत्थान और अपरदन दोनों क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है और दोनों में जो हावी हो जाएगा उसी के कारण अगर उत्थान अधिक हो रहा है तब भी लैंडफॉर्म बनेगा, अगर अपरदन अधिक हो रहा है तब भी लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। तो इसलिए इनकी कौन सी बात सही है? ये बात क्या है, राइट है। अगला यहाँ पर कुछ प्रकार के आपको फोल्ड दिए गए हैं और उसका उदाहरण दिया गया है। यहाँ इधर है मोनोक्लिनिकल यानी एक दिग्नित बलक, और अगला है आइसोक्लिनिकल यानी समनत बलन, और तीसरा है असंयुतीय बलन, ये चलन लिख गए तो बलन कर लीजिए, और एक है प्लेस बलन, और इधर उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो मोनोक्लिनिकल बलन क्या होता है? जो है एक दिग्नक, जिसमें क्या होती है कि एक बलन का एक अंग ऐसे 90 डिग्री पर होता है और एक क्या होता है, ऐसे झुका हुआ होता है, और ये क्या होता है, बलन की एक्सिस होती है, अक्ष होता है जो इसके बीच से गुजरता है। तो बलन का एक अंग इसमें क्या होता है, एक अंग होता है आपका ऊर्ध्वाधर और एक क्या होता है, जो है दूसरे तरीके का होता है। तो मोनोक्लिनिकल का जो किससे मैच हो जाएगा, चौथे का, कि बलन का एक अंग ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है। आइसोक्लिनिकल क्या होता है? आइसो का मतलब क्या हुआ, समान, और समान में दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो बलन के दोनों अंग समानांतर होते हैं, ना कि क्षैतिज होते हैं। तो इसका किससे मिल जाएगा, इससे मैच करा देंगे। और असममितीय बलन का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों भुजाएं समान नहीं होती हैं। तो बलन का एक हिस्सा ढलान में उत्तरोत्तर होता है लेकिन दूसरा हिस्सा सीधा होता है। मतलब कुछ इस तरीके का होता है, ये समान नहीं होंगी दोनों भुजाएं, कुछ ऐसा रहेगा। एक उत्तर ये भुजा का कोण अलग रहेगा, यानी इन दोनों के बीच में जो कोण निर्मित होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोण अलग होगा, इसका कोण अलग होगा, तभी तो असमान होगा। बाकी बचा आपका प्लेज बलन। तो प्लेज का मतलब क्या हो गया, बलन का अक्ष झुका है और कोण अक्ष के समतल बीच होता है, तो इसको बोलते हैं प्लेज बलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं, ये जो आपको पढ़ाए बताए जा रहे हैं बलन से, ये सब देखता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ से जो है पढ़ते नहीं, उनको लगता है कि अगर यहाँ से जो है क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन आप देख ली कि अगर आपको ऐसे 4 बलन का नाम दे दिया जाएगा, वैसे तो आपको लगता है कि हमारा जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा तैयार है। स्टूडेंट ज्यादा फोकस कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे, जबकि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, उसमें जो इजी टॉपिक है उसको छोड़ रहे हैं, और यही कारण बन रहा है उनके कहाँ पे एग्जाम में गलती होने का और उनका जीआरएफ या नेट ना होने का कारण यही सारे टॉपिक्स बन रहे हैं, जो कि इजी समझकर वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। अगला है कि पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस की परिकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. वाइन और मैथ्यू के द्वारा, मैकेंजी और पार्कर के द्वारा, मोरेन और लिपिचोन के द्वारा, और आइजेक और साइकस के द्वारा। तो पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? प्लेट टेक्टोनिक्स से। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक कनाडियन ज्योग्राफर थे, टूजो विल्सन। और इसी से रिलेटेड जो है पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस है, जिसमें बताया गया था कि जो प्लेटें होती हैं वो किस बल के कारण कैसे क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये बात किसने की थी? ये मैकेंजी और पार्कर जो ज्योग्राफर थे, ठीक है, इन्होंने ही पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस या पेविंग स्टोन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, अगला यहाँ पर 4 प्रकार के ढाल दिए गए हैं और इधर उसके लेखक हैं। जैसे है ढाल अवनति मॉडल यानी स्लोप डिक्लाइन थियरी, स्लोप इवोल्यूशन मॉडल, प्रगति प्रतिक्रिया यानी जो है प्रोसेस रिस्पांस मॉडल, और पहाड़ी ढलान चक्र यानी हिल स्लोप थियरी। ऑप्शन है ए यंग, डब्ल्यू एम डेविस, एल सी किंग या डब्ल्यू पेज। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, मैच कराना है कि किसने किसने क्या दिया था, कि ये जियोग्राफर ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, ये डब्ल्यू पेज नहीं डब्ल्यू पेंक होगा यार, ये इसको पेंक बनाना है। ठीक, तो अब देखिए स्लोप डिक्लाइन थ्योरी किसने दिया था, ये डेविस ने दिया था। स्लोप इवोल्यूशन थ्योरी ये डेविस पेंक कई जियोग्राफर ने मिलकर दिया था, तो इसको हम किससे मिला देंगे, पेंक से मिला देंगे। प्रगति प्रक्रिया मॉडल यानी जो है प्रोग्रेस रिस्पांस मॉडल, ये किसने दिया था, ये ए एंग ने दिया था। ए एंग ने क्या दिया था, प्रगति प्रक्रिया मॉडल दिया था। और पहाड़ी ढलान चक्र सिद्धांत किसने दिया था, एल सी किंग ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, 2413 यानी ए इज द राइट आंसर। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला है यहाँ पर 4 स्थान दिए गए हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपके लिए हो सकता है नया हो। और यहाँ भू आकृति के प्रकार दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस किस स्थान पे किस प्रकार की भू आकृति के लिए ये चारों स्थान बहुत ही क्या है, फेमस हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर है बोरो की गुफा, निगोह एक स्थान है, गौमुख एक स्थान है, खुरी एक स्थान है। और यहाँ स्थलाकृति है, हिमनद बन रहा है, नदी संबंधी स्थलाकृति पाई जाती है, कास्ट संबंधी और बिंड संबंधी। तो जो बोरो की गुफाएं हैं ये आपके जो है साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में जो आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, वहीं पर एक स्थान है और वहां पर क्या है, बोरो की गुफाएं। और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। निगोह, निगोह ही महाराष्ट्र में एक स्थान है जहाँ पर नदियों के द्वारा बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स बनाए गए हैं, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, नदी से। गौमुख आप सभी को पता है उत्तराखंड में एक प्लेस है जहां पर जो आपका गंगा नदी निकलती है, एक गौमुख ग्लेशियर से, तो इसका संबंध किससे है, ग्लेशियर से। खुरी ये आपका राजस्थान में है। यहाँ खुरी में जो है बहुत बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं, सैंड ड्यून पाए जाते हैं, सैंड ड्यून के लिए फेमस है। और सैंड ड्यून किससे बनता है, आपका विंड से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ए का हो जाएगा 3 और 2 1 4, 3 2 1 4 यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि उत्तरी हिमालय भौतिक अपक्षय का अनुभव करता है, जबकि दक्षिणी हिमालय में रासायनिक अपक्षय का अनुभव करता है या रासायनिक अपक्षय ज्यादा हो रहा है। बी कह रहा है कि पूर्वी हिमालय रासायनिक अपक्षय का अनुभव करता है, जबकि पश्चिमी हिमालय भौतिक अपक्षय का अनुभव करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो जो उत्तरी हिमालय है वहां पर कह रहा है कि फिजिकल वेदरिंग ज्यादा हो रही है। तो ये हिमालय है, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो जो चाइना के साइड में ढलान है वो उत्तरी हिमालय है, जो इंडिया के तरफ स्लोप है वो दक्षिणी हिमालय है। ठीक है, तो उत्तरी हिमालय ज्यादा ऊंचा है, ऊंचाई के कारण वहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ही क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पर जो अक्षय काम करेगा वो कौन सा अक्षय काम करेगा, वो फिजिकल वेदरिंग काम करेगा। जबकि जो सदर्न हिमालय है, देखेंगे कि हिमालय की चौड़ाई भी तो है 400-500 किलोमीटर, तो सदर्न हिमालय जो है थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, जो है ट्रॉपिकल के ज्यादा पास में है। तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो पहला बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अगर पूर्वी हिमालय देखेंगे तो आप देखते हैं कि पूर्वी हिमालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मौसिनराम देख लीजिए, चेरापूंजी देख लीजिए। वहीं पर पश्चिमी हिमालय क्या है, वहां पर कम वर्षा होती है। तो पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होगा। और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है और उसके साथ साथ ही देखेंगे कि इसकी तुलना में और तापमान भी कम रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होगा। तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन आपके क्या है, राइट है, ए एंड बी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो है क्या दिया गया है कि असर्शन रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा सही है या गलत है। तो नापे, नापे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नापे जटिल भ्रंश संरचना है जो कि अत्यधिक क्षैतिज आयामी बलों के कारण होती है। कारण क्या कह रहा है कि जो परिणाम है यानी रिजल्टेंट संरचना होती है वो सामान्य संरचना के विपरीत होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको याद होगा कि नापे, तो यहाँ पर कह रहा है कि नापे जटिल भ्रंश संरचना है, तो यहीं पर इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि नापे का निर्माण किससे होता है, भ्रंश संरचना नहीं है बल्कि क्या है,
बलन संरचना है, यानी इसका निर्माण फोल्ड से होता है। जब कोई चट्टान है, इसमें ज्यादा इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, और इतना अधिक बल लग जाता है कि इसकी एक भुजा टूटकर इसके अलग कहीं पर छिटक जाती है, दूर चली जाती है, तो उसी जो टूटी हुई भुजा होती है उसको बोलते हैं नापे। तो ये किसका परिणाम होता है? ये फोल्ड का परिणाम होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ये भ्रम संरचना है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक जब ये पॉइंट गलत हो गया तो ये सही होना है। तो यहाँ पर क्या है? ए असत्य है और आर क्या है? सत्य है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है कि कौन सी दो वैश्विक यानी ग्लोबल हवाएं होती हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च से निकलती हैं? उपोष्णकटिबंधीय हाई का मतलब क्या हुआ? यानी जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो होता है आपका। तो कौन सी हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से निकलती हैं? जैसे आप देखेंगे पूरे ग्लोब पे जो 7 आदर्श वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर यानी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, और ध्रुवीय जो है हाई प्रेशर बेल्ट, और बीच में ये होता है ये इसको क्या बोलते हैं? जो है सब पोलर यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। 1 2 3 4 और 3 इधर, क्या हो गया? 7, यानी ये कॉमन होता है, 3 इधर 3 उधर, तो 7 पेटियां होती हैं। तो सातों पेटियों के कारण क्या होती है? हवा चलती है। जैसे जो इक्वेटर से हवाएं उठती हैं गर्म जो है, और ये कहाँ पे उतरती हैं? ये उतरती हैं आपकी सब ट्रॉपिकल पर, यानी 30 से 35, और यहाँ पर जो है प्रेशर हाई हो जाता है। इधर से एक हवा इधर चलती है और एक हवा इधर चलती है, ठीक है। तो जो इधर हवा चलती है उसको बोलते हैं वेस्टर्ली, और इधर जो हवा चलती है उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से कितनी हवाएं निकलती हैं? 2 हवाएं। कौन कौन सी? व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं। अब ये देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट पे डिपेंड है, आपको कुछ करना है नहीं। अगर आपके दिमाग में सातों आदर्श वायुदाब पेटियां हैं, कौन कौन से निम्न वायुदाब की हैं, कौन कौन सी हाई प्रेशर, कौन कौन सी तापीय है, कौन कौन सी डायनेमिक है, ये सारी बातें अभी इस क्वेश्चन के कारण आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। यही हमारा है उद्देश्य, आपको क्वेश्चन कराने का, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि एक तापमान व्युत्क्रम एक ऐसी स्थिति होती है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन किस कंडीशन में होता है? तो सामान्य ऑप्शन है यहाँ पर, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान स्थिर रहता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, या घटती ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर रहता है। तो सामान्यता देखेंगे कि जैसे जैसे पृथ्वी से धरातल से क्या होता है कि हम वायुमंडल में जाते हैं तो टेम्परेचर 165 डिग्री पर क्या होता है कि 100 मीटर की ऊंचाई पे कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कारणवश ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि कोपेन का विश्व का जलवायु संबंधी वर्गीकरण EF किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित करता है? ऑप्शन है ध्रुवीय टुंड्रा, कोल्ड ह्यूमिड, ध्रुवीय हिमावरण, या शुष्क जलवायु। तो आपको बताना है कि जो कोपेन का EF है वो किस प्रकार की जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ई वाला जो कंसेप्ट है इन्होंने दिया था, ये पोलर क्लाइमेट के लिए दिया था, जो पोल एरिया में रहती है, जैसे आपके टुंड्रा हो गया। और एफ शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया था ऐसे रीजन के लिए जो वर्ष भर क्या रहते हैं? फ्रीज अवस्था में रहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है EF, तो ई से हो गया आपका ध्रुवीय, और एफ क्या हो गया? जो अस्थाई हिम है, यानी हमेशा फ्रोजन कंडीशन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, बस उनके लेटर को क्या करना है? याद रखना है कि उसका मतलब क्या होता है। अगला है कि थार्मेट के जलवायु अनुसार वर्षण प्रभाविता इंडेक्स यानी PE, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स जो था, उसके आधार पर कितने आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी रीजन बनते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5, 9। तो हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स में इनका आपको फार्मूला याद रखना है। इन्होंने पहले क्या बताया था कि पहला बताया था 127 से अधिक, जो किस रीजन को डिनोट करता है जहां पर सबसे अधिक आर्द्र होगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 64 से 127, दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 32 से 63, और एक हो जाएगा आपका 16 से 31, और इन्होंने सबसे लास्ट में बताया था 16 से कम। और इसको 5 आर्द्रता रीजन में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कह रहा है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति होती है, यानी जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें एयर मूवमेंट करती है, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन है सौर पवन के कारण, सोलर विंड के कारण, समवाहिनी धारा के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या वायुदाब के कारण, प्रेशर जो क्रिएट होता है उसके कारण। तो आपको बताना है कि जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में वायु मूव करती है तो उसका क्या रीजन है? तो क्षोभमंडल में वायु के मूव करने का कारण है कि जो है दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसके कारण संवहनी धाराएं बनती है। इन्हीं संवहनी धाराओं के कारण ही क्या होता है कि आपके क्षोभमंडल में जो हवाएं होती हैं वो मूव करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर कुछ आपको यंत्र दिए गए हैं और इधर सूची दिया गया है, आपको मिलाना, जैसे एनमोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ, साइक्रोमीटर, वायरोग्राफ, भूकंप, वायुमंडल, हवा का वेग, ह्यूमिडिटी। तो इसको क्या करना है? मैच कराना है। तो जो एनमोमीटर होता है उसका काम क्या होता है? वो हवा का वेग नापता है, वायु का या पवन का वेग। सिस्मोग्राफ आप लोग परिचित होंगे, भूकंप नापता है। साइक्रोमीटर क्या करता है? आर्द्रता का मापन करता है, मेजरमेंट करता है, यानी ह्यूमिडिटी का। और वायरोग्राफ क्या है आपके? वो वायुमंडलीय दबाव को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ठीक है, 3, 1, 2, 4 किसमें है? बी वाले में। तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं, यानी जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, तो उसके निर्माण के दौरान इसकी प्रारंभिक यानी परिपक्वता में, यानी मैच्योर स्टेज में उष्ण वाताग्र से जुड़े मेघों का सही क्रम बताइए। यानी जो टेम्परेट साइक्लोन होगा तो उसमें कुछ उष्ण वाताग्र होंगे, यानी जो आपके जो है वार्म फ्रंट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? कोल्ड फ्रंट होते हैं। तो दोनों फ्रंट के दौरान वर्ष वो क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको धरातल से जो है आसमान की तरफ, यानी जो है एटमॉस्फेयर की तरफ, या एटमॉस्फेयर से धरातल की तरफ जो बादलों का एक क्रम बनता है, उसी क्रम को आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लाइमेटोलॉजी में आप लोगों को बताया था, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसमें कौन कौन से बादल बनते हैं। ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय, पच्छाव स्तरीय या पच्छाव मेघ, स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघ, पच्छाव स्तरीय मेघ, पच्छाव मेघ, वर्षा स्तरीय, उच्च स्तरीय मेघ, पच्छाव स्तरीय मेघ, पच्छाव मेघ, वर्षा स्तरीय, स्तरीय मेघ, पच्छाव स्तरीय मेघ, पच्छाव मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ या उच्च स्तरीय मेघ। तो आपको क्या करना है? सीक्वेंस बताना है कि ये धरा सबसे ऊंचाई से नीचे की ओर आएंगे तो किस प्रकार के मेघ का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? आपका बनेगा सबसे ऊंचाई पर पच्छाव मेघ बनता है। ठीक है, पच्छाव मेघ बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? पच्छाव स्तरीय बनेगा, फिर उच्च स्तरीय, फिर स्तरीय, और सबसे नीचे क्या बनता है? वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय को बोलते हैं निम्बो स्ट्रेटस। तो ये सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे से बनेगा निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, ठीक है, एल्टो स्ट्रेटस, उसके बाद बनेगा सिरो स्ट्रेटस, उसके बाद बनेगा सिरस क्लाउड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लानीना के बारे में सही नहीं है? नाट का चश्मा तुरंत आप क्या कीजिए? पहन लीजिए अगर उतार दिए हूं तो। ऑप्शन है, इससे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है, इससे ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है, इससे पेरू चिली क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लानीना के बारे में, एल नीनो लानीना आपने पढ़ा होगा, तो लानीना के बारे में क्या सही नहीं है। तो लानीना जब आती है तो क्या होता है कि भारतीय मानसून मजबूत होता है, और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ भी आती है, सारी बातें सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पेरू चिली में बाढ़ आती है, बात गलत है, क्योंकि लानीना के आने से पेरू चिली में बाढ़ नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी? ड्राई कंडीशन होगा, सूखा पड़ता है वहां पे। और पेरू चिली में बाढ़ कब आती है? जब एल नीनो की कंडीशन आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री सतह का तापमान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन के लिए आदर्श होता है? यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो आदर्श कंडीशन होनी चाहिए, सी के सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 27 डिग्री, 20 डिग्री, 17 डिग्री या 15 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 डिग्री, क्योंकि 27 डिग्री टेम्परेचर आवश्यकता होता है किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है राइट है। पहला है कि पिछले दशकों में आर्कटिक महासागर की बर्फ में विस्तार और मोटाई दोनों में गिरावट वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम है। ये कह रहा है कि पिछले दशकों में आर्कटिक महासागर में देखा गया है तो बर्फ की मोटाई में भी कमी आई है और उसका विस्तार भी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट
चेंज हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, राइट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किधर की, क्लाइमेट चेंज दो तरीके का होता है, या तो क्लाइमेट कोल्ड होगी या तो क्लाइमेट वार्म होगी। और हम लोग जिस एरा में हैं उस एरा में क्लाइमेट किस तरफ जा रहा है, वार्म की तरफ जा रहा है, जिससे आर्कटिक क्षेत्रों की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो पहला क्या हो गया, राइट हो गया। अगला कह रहा है कि आर्कटिक महासागर में बर्फ वर्षों बाद भी बनी रहती है, जबकि अंटार्कटिका महासागर में प्रत्येक वर्ष बर्फ पिघलती और बनती रहती है। ये भी बात क्या है, राइट है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा है, महाद्वीप ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ठंडियों में ज्यादा ठंडी पड़ती है, और साउथ में सागरीय भाग ज्यादा है, इसलिए आर्कटिक महासागर में बर्फ बनती, अंटार्कटिका में बर्फ बनती भी रहती है और पिघलती भी रहती है, लेकिन आर्कटिक महासागर में बहुत सारे तक बर्फ बनी रहती है। तो ए और बी दोनों क्या है, राइट है। अगला कह रहा है कि महाद्वीपीय ढलान पर कुल महासागरीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग व्याप्त है। यानी जो हम पढ़ते हैं ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है पूरे महासागर का कितना परसेंट कवर किए हुए है, 7.5, 6.5, ये सॉरी 9.8 या 8.5, ये 9.8 है, इसको 98 मत समझिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, जिसे आपने पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, राइज होता है, रिज होता है और ट्रेंच होता है, इसका एक आपको ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन को लगाते समय आपके दिमाग में वो सारे चीजें तुरंत क्या हो जानी चाहिए, रिपीट हो जानी चाहिए, तभी आपका जो है क्या माना जाएगा कि आप जो है तैयारी जो आपकी है वो अच्छे से चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5%। तो डी इज द राइट आंसर। अगला है कि एक असर्शन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। तो असर्शन कह रहा है कि लाल सागर में 40 पीपीटी लवणता पाई जाती है, यानी जो आपका रेड सी है वहां पर लवणता कितनी है, 1000 ग्राम जल में आपकी कितनी है, 40 ग्राम है, ठीक है। अगला कह रहा कारण कि लवणता वाष्पीकरण और वर्षा के साथ साथ समुद्री संचलन के बीच के अंतर से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो अगर देखा जाए पहला ऑप्शन, तो इसका क्या है, पहला राइट है कि लाल सागर की जो लवणता है वो 40 पीपीटी है। अब क्यों लाल सागर की इतनी लवणता अधिक है, कारण क्या है, क्योंकि जो लवणता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वाष्पीकरण की, आपके यहाँ वाष्पीकरण कितना हो रहा है उस एरिया में, वर्षा हो रही कम की ज्यादा हो रही है, और समुद्र से आपका जो है जुड़ाव कितना अधिक रहा है। तो जो लाल सागर से देखेंगे तो तीनों तरफ जल से देखेंगे क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, महासागरीय जल का मिलन कम हो पा रहा है नए जल का, वर्षा भी यहाँ कम होती है, यही कारण है कि लाल सागर में जो लवणता है वो क्या है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कारण भी सही है और कथन भी सही है, उसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि जब ज्वार का प्रवाह किसी द्वीपों या खाड़ियों या मुहानों के बीच में पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एपिड्रोमिक ज्वार, लहर उसको बोलते हैं, टाइडल जो है करंट्स बोलते हैं, या प्रवाह बोलते हैं। यानी जब ज्वार का प्रवाह यानी तटीय क्षेत्रों से किसी द्वीप या कोई खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी में आ गया, ठीक है, या फंडी की खाड़ी में जहाँ पे विश्व का सबसे अधिक ज्वार आता है, तो यहाँ सब जब आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइडल करंट। उसको एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है, टाइडल करंट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है कि समुद्री बर्फ की लवणता कितनी होती है। ऑप्शन है 0 से 3%, 3 से 10%, 11 से 17%, 28 से 35%। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको डाले गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। अगर मेरा सुझाव आप लोग मानेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 सालों में जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन आए हो, अगर वो करंट से रिलेटेड नहीं हो, इस तरीके के हो, कोई किसी पर्वत की ऊंचाई पूछा गया हो या समुद्री बर्फ की लवणता पूछी गई हो, जो कि स्टैटिक करंट होते हैं, हमेशा वो बने रहते हैं, तो उस तरीके का क्या करना है कि एक पेज में सारे करंट जो है ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको नोट कर लेना है, बार बार उसको देखना है, वहीं से जो है प्रीवियस ईयर से ही आपके जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो इतना फैक्चुअल बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया समुद्री बर्फ की लवणता कितनी है, तो इसकी लवणता कितनी है, 3 से 10%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि सूर्य का ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल जो है वो कितना है। ये चंद्रमा के लगभग आधा है, या चंद्रमा का 1/3 है, चंद्रमा का 3/4 है, चंद्रमा का 5वां हिस्सा है। तो आपको बताना है कि जो सूर्य से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो भी कारण है ज्वार भाटा की, चंद्रमा भी कारण है, लेकिन चंद्रमा का ज्यादा नजदीक है तो बल ज्यादा काम करता है, और सूर्य का कम काम कम करता है। तो आप लोग इसको जो है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर राइट क्या होगा, आप लोग ढूंढ के बताइएगा।
देखते हैं कि कितने लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपके ज्वार भाटा का टाइड जो टाइड्स है उसका चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि कौन सा कथन क्या है सही है। पहला है कि पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। दूसरा है कि समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के न्यूनीकरण होना चाहिए। और तीसरा है कि यह सम्मेलन 2015 में आयोजित हुआ था। तो आपको बताना है कि पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से बातें सही है। तो पहला क्या है कि पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी को कम करने के लिए उसको कैसे रोका जाए उसके लिए पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया गया था। अगला है कि समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का न्यूनीकरण करना है, यानी ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है उत्सर्जन, ये भी बात क्या है सही है। और ये कब आयोजित हुआ था 2015 में, ये भी बात क्या है सही है। तो इसमें क्यों उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी तीनों ऑप्शन क्या है राइट है, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पर्यावरणीय खतरों का कारण बन सकती है, यानी इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या है वो डेंजर साबित हो सकती है। ऑप्शन है भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन सॉरी जो आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेड है, पॉलीक्लोरोनाइटेड बाइफिनाइल्स या उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है तीनों सही है। ठीक है, चाहे पॉलीक्लोरोनाइटेड की बात किया जाए, सीसा की बात किया जाए या ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए, तीनों के तीनों क्या है आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल। अगला है कि पर्यावरणीय खतरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको सही बताना है। पहला है कि पर्यावरणीय खतरों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है कि रासायनिक खतरा प्राकृतिक खतरे होते हैं। तीसरा है कि जैविक खतरे जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए। और चौथा है मनोवैज्ञानिक खतरों में तनाव, हिंसा और कार्यस्थल तनाव को शामिल किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है राइट है। अब इस तरीके का क्वेश्चन ये आपके जो है डिपेंड करता है प्रेजेंट ऑफ माइंड पे, ये ना तो सिलेबस के किसी एक टॉपिक से संबंधित है और ना तो हमें जो है एनटीए आपसे उम्मीद करता है या हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये किसी टॉपिक से है सर इसके लिए आप परेशान हो जाइए। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे आपके जो इतना दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस का क्वेश्चन है और अवेयरनेस जो आती है वो आपके सोसाइटी में चीजों को देख कर आती है, कहीं किसी चीज को पढ़ने से नहीं आती है। तो ये पहला का ऑप्शन कह रहा है कि जिसे देखा जाए कि पर्यावरणीय खतरों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पर्यावरणीय खतरे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक हो गया, ठीक है, या इसको बोलते हैं भौतिक खतरा, एक होता है रासायनिक होता है, एक होता है जैविक और एक होता है मनोवैज्ञानिक। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं पर्यावरणीय खतरे होते हैं। दूसरा रासायनिक खतरे प्राकृतिक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि रासायनिक खतरे प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम होते हैं। तीसरा है जैविक खतरे जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए। ये भी बात क्या है सही है कि जो बायोलॉजिकल जो खतरे होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस था तो एक प्रकार का क्या था जैविक खतरा था। और डी क्या है कि मनोवैज्ञानिक खतरों में तनाव, हिंसा और कार्यस्थल में तनाव शामिल है। तो आप जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल जो टेंशन होता है या हिंसा होती है या कार्यस्थल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब साइकोलॉजिकल खतरा होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है, सॉरी बी नहीं, ए और ए, सी और डी, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा भारत में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का विकल्प दिया गया है। आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल में आपके इन्वायरमेंट की बात की गई है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण से संबंधित बात की गई है कि वन्य जीवों और पर्यावरण की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कि स्वपोषी अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और इससे ऊर्जा समृद्ध कार्बनिक यौगिक में स्थिर करते हैं। नेक्स्ट है कि विषम पोषी जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सी है शाकाहारी जीव वो जो पौधों और जानवरों का उपभोग करते हैं। और अपरदहारी यानी डेट्रस जो होते हैं वो मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है सही नहीं है, यानी नॉट का चश्मा आपके पास लग जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि जो स्वपोषी होते हैं अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और इसे अपने अंदर
जो है कार्बनिक रूप में स्थित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं वो कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से, जो कि क्या है, ये अकार्बनिक तत्व है, इससे किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, जिसको अपने अंदर संचित कर लेते हैं। दूसरा कि जो विषम पोषी जीवित जीव होते हैं, अपनी ऊर्जा विषम पोषी जो होते हैं वो जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये भी बात क्या है? सही है। तीसरा क्या है? शाकाहारी जीव जो पौधे और जानवरों का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शाकाहारी यानी हर्बीवोरस होते हैं वो पौधों का उपयोग करते हैं, जानवरों का नहीं। और जो डेट्रस होते हैं वो जो जीवित मृत पदार्थ हो जाते हैं उसको डिग्रेड करते हैं और उसी से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये भी बात क्या है? सही है। गलत कौन सा है? सी। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया है। अगला है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित से किस सम्मेलन में अपनाया गया था? ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन या रामसर सम्मेलन। तो आपको बताना है कि जो एजेंडा 21 है वो किस प्रकार के सम्मेलन में अपनाया गया था। तो आपको याद होगा कि जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, वहीं पर एजेंडा 21 अपनाया गया था, जिसमें लगभग बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा था और इसी तरीके से बहुत सारे क्या थे? मुद्दे थे, जिसको अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर कुछ सम्मेलन दिए गए हैं और उसका क्या है? प्रकाशन का वर्ष दिया गया है। आपको क्या करना है? मैच कराना है। तो इधर है जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट और रियो सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वो 2022 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? वो 1972 में। आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट कब आई थी? 2007 में। और जो रियो सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ है? 1992 में। तो ए का क्या हो गया? 4 हो गया और बी का क्या हो गया? 3। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तकें हैं। तो देखते हैं। इब्ने खालदून मुकदमा, अल मसूदी मागोर क्षेत्र, अल बल्की किताबुल अस्कल, अल बुरूनी किताबुल हिंद। तो इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इब्ने खालदून मुकदमा, ये बात बिल्कुल सही है। अल बल्की किताबुल अस्कल, ये भी बात सही है। अल बुरूनी किताबुल हिंद, ये भी बात सही है। लेकिन अल मसूदी की मार्ग और क्षेत्र पुस्तक सही नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक किनकी नहीं है। मार्ग और क्षेत्र किसकी पुस्तक? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी पुस्तकें दी गई हैं। आपको क्या करना है? मैच कराना है। लेखक कौन से? हैंगर स्टेन, गिलबर्ट व्हाइट, वाल्टर रिचार्ड, विलियम बुंगी। और इधर है बिहेवियरल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इनोवेशन, ह्यूमन रिस्पांस टू फ्लड, मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो टी हंगर स्टेन की कौन सा जो है पुस्तकें हैं? ये है आपका जियोग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इनोवेशन। गिलबर्ट व्हाइट की कौन सी पुस्तक है? ह्यूमन रिस्पांस टू फ्लड। वाल्टर रिचार्ड की कौन सी पुस्तक है? वाल्टर रिचार्ड की है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। और विलियम बंगी की कौन सी पुस्तक है? यह है बिहेवियरल जियोग्राफी। तो ए का क्या हो जाएगा? वी। और 2 का क्या हो जाएगा? सी। यानी ए का हो जाएगा आपका 1, सॉरी बी का हो जाएगा 1। तो बी का 1 इसमें देखते हैं किसमें है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बी का 1 इसमें है, ये यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही जा रहा है, क्योंकि बी का 1, 2 का सी, 2 का सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ये सारी पुस्तकें जो आपको बताई जा रही हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें हो गई, आपके जियोग्राफर का कंट्री पूछ लिया जाएगा, जियोग्राफर का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जियोग्राफर दिया गया है और यहाँ पर उनके देशों से मिलान करना है। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। एलन चर्चिल चैपल कहाँ की थी? यूएसए की थी। जीन ब्रून्स कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और पीटर हैगेट कहाँ के थे? आपके यूनाइटेड किंगडम के थे। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 1 का डी और दूसरा का सी, तीसरा का क्या हो जाएगा? ए। 1 का डी, दूसरा का बी, तीसरा का, यानी वी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला है कि ये जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति का डार्विनियन सिद्धांत लगभग एकरूपता के नियम के अनुरूप है। यानी जो प्रजातियों की उत्पत्ति का जो डार्विनियन सिद्धांत है वो लगभग जो एकरूपतावाद की बात करता है उसकी क्या है? लगभग लगभग सिमिलर है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अलग अलग प्रजातियों में आनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो प्रजातियों की उत्पत्ति संबंधी जो डार्विन का सिद्धांत है, ठीक है,
वो किसके लगभग लगभग समान है, एक रूपतावाद के समान है। ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। और जो ये कह रहा है कि अलग अलग प्रजाति में अलग अलग आनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग प्रजातियां होंगी तो उनकी भिन्नताएं अलग अलग होंगी ही। तो इसमें एक और दो दोनों क्या है, राइट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ इधर जियोग्राफर दिए गए हैं और उनके काम दिए गए हैं, उनकी पुस्तकें दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी नॉट है। ऑप्शन है पीटर हैगेट, जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और पी जेम्स, अल पॉसिबल वर्ल्ड, ये भी बात क्या है, सही है। एबलर एडम्स और गोल्ड की ये पुस्तक है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। लेकिन जीपी मार्स की पुस्तक एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, डेविड हार्वे की है। किसकी है, डेविड हार्वे की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और तीनों में बताना कि आपका कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला कि OHK स्पेट का मत है कि मानव की पसंद की स्वतंत्रता विवश है, यानी कि मानव की पसंद ठीक बात है, लेकिन मानव की पसंद की जो स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम है, वो बहुत क्या है, ज्यादा नहीं है, बल्कि क्या है, कंट्रोल्ड वे में है, विवश है। दूसरा कह रहा है कि संभाव्यता पर्यावरणीय नियतवाद और संभावनावाद स्कूल ऑफ थॉट के बीच एक समझौता है। संभाव्यता क्या है, संभाव्यता है आपका प्रोबेबिलिज्म। तो ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिज्म है, ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ जो थॉट था, उसके बीच एक समझौता है। तीसरा कह रहा है कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने रुको और जाओ नियतवाद के महत्व की वकालत की थी। तो पहला क्या है, पहला राइट है, क्योंकि पहला कह रहा है कि OHK स्पेट ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, इन्होंने प्रोबेबिलिज्म का कंसेप्ट दिया था, जिसमें बात की गई थी कि मानव के पास संभावनाएं बहुत हैं, बस उसको जरूरत है कि संभावनाओं को वो कैसे पहचाने। लेकिन संभावनाएं होते हुए भी उसके पास क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बाधाएं हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि जो संभाव्यतावाद है, वो पर्यावरणीय नियतवाद और संभावनावाद के मध्य सेटलमेंट कराने के बाद आया था। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि पर्यावरणीय नियतवाद यानी जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया था और जो पॉसिबिलिज्म आया था, संभावनावाद आया था, उसके मध्य मीडिएटर 2 ही लोग करवाए थे। एक का नाम था जो है, जो रुको और जाओ, यानी जो न्यू डिटर्मिनिज्म आया था उसने करवाया था, और एक करवाया गया था प्रोबेबिलिज्म। प्रोबेबिलिज्म भी इसी दोनों के अगेंस्ट ही कंसेप्ट आया था। तो ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किसी भी प्रकार का रुको और जाओ नियतवाद की वकालत नहीं की थी। तो ये बात क्या है, गलत है। इसमें कौन सा सही है, कथन 1 और 2 सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यह विचार कि राज्य को एक जैविक जीव के रूप में देखा जा सकता है जिसकी वृद्धि और परिवर्तन प्राकृतिक और अपरिहार्य है, जिसके ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी राज्य को किसने एक बायोलॉजिकल स्टेट बताया था। तो ये ऑप्शन है आपका, डार्विन ने बताया था, रेडजल ने बताया था, ब्रूंस ने बताया था, या एटी महान ने बताया था। तो किसने बताया था, इसको बताया था रेडजल ने बताया कि राज एक जीव है, जिस प्रकार जीव या तो घटता है या तो बढ़ता है, ठीक है, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार राज को क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। नहीं तो अगर वो अपना वृद्धि नहीं करेगा तो ये लगातार कम होता जाएगा इसका एरिया, और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। और वृद्धि करने के लिए अगर उसे अपने पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करना पड़े और उसके एरिया को ऑक्युपाई करना पड़े, तो इसमें किसी भी प्रकार का क्या है कि बुराई नहीं है, क्योंकि नेचर ही ऐसा हमको कहती है। क्योंकि नेचर क्या कहती है कि कोई भी जीव को क्या करना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा नहीं, अपना एरिया नहीं बढ़ाएगा, तो एक दिन उसके एरिया खत्म हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। वैसे राज्य अगर अपना एरिया नहीं बढ़ाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। इनके इस कंसेप्ट से जो है वो बहुत प्रभावित था हिटलर, और हिटलर ने क्या करा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। अगला है कि मानव पर्यावरण संबंध पर दृष्टिकोण की प्रगति के आधार पर दार्शनिकों का सही क्रम क्या है। यानी जो मानव पर्यावरण संबंध के आधार पे जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं, और पॉसिबिलिज्म का, न्यू डिटर्मिनिज्म का, प्रोबेबिलिज्म का, तो इसमें कह रहा है कि जो जियोग्राफर आए तो उसमें फर्स्ट से लास्ट की तरफ आपको बताना है कि फर्स्ट कौन आया, इसमें सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, ब्लास, रेडजल, ग्रिफिथ टेलर, रेडजल, ब्लास, ब्लास, रेडजल, टेलर, रेडजल, ब्लास, टेलर।
तो पहले क्या आया था, पहले आया था आपका डिटर्मिनिज्म का, और डिटर्मिनिज्म के जो समर्थक थे वो कौन थे, रेडजल थे। तो पहले रेडजल आएंगे, उसके बाद आया संभववाद, संभववाद में ब्लास का नाम महत्वपूर्ण आता है। उसके बाद आया न्यू डिटर्मिनिज्म जिसके गिरफिट टेलर हैं। उसके बाद आया पॉसिबिलिज्म जिसके कौन है, OH के स्पेथ हैं। तो रेडजल और उसके बाद ब्लास और टेलर, ये कहाँ पर है, ये डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया गया, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर बस केवल आपको प्रश्न को समझना है कि वो कह क्या रहा है। अगला कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला है कि सेफर और हार्टसोन के बीच वाद विवाद क्षेत्रीय विभेदीकरण से संबंधित है। यानी जो सेफर थे, ठीक है, और हार्टसोन थे, इनके बीच में एरियल डिफरेंशिएशन को लेकर क्या था, बहुत ही विवाद था। बी कह रहा है कि सेफर ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की अपनी अवधारणा के लिए हार्टसोन की आलोचना की दी और भूगोल की अधिक सामान्यीकृत अवधारणा दी। ठीक है, ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन की जो एरियल डिफरेंशिएशन का आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी को कहा जाता है कि किसकी स्टडी करता है, एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करता है कि एक एरिया दूसरे एरिया से किस प्रकार से भिन्न है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हार्टसोन और सेफर के बीच विवाद चला था, जिसपे हार्टसोन की जो पुस्तक आई थी नेचर ऑफ जियोग्राफी, इसकी काफी आलोचना की गई थी, किसके द्वारा, सेफर के द्वारा। और सेफर ने क्या किया था कि अपना एक जो है किताब लिखी थी, पेपर था एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी अ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, जो कि काफी पॉपुलर हुई। और उसी पुस्तक में, उसी लेख में, आर्टिकल में इन्होंने हार्टसोन की आलोचना की, एरियल डिफरेंशिएशन की, जिसके कारण हार्टसोन को एक और किताब लिखनी पड़ी, और उसका नाम क्या है, द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ जियोग्राफी, जो कि नेचर ऑफ जियोग्राफी के बाद में आया है। तो ये पहला क्या है, सही है। और सेफर ने क्या किया था, आलोचना भी की थी, और ये भी क्या बात है, सही है। तो इसमें दोनों भी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट, यहाँ पर पुनः एक कुछ पुस्तकें दी गई हैं, कुछ लेखक दिए हैं, आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो इतिहास की भौगोलिक धुरी, ठीक है, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है, ये मैकेंडर महोदय की है। कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, ये किसकी पुस्तक है, ये मुंस्टर सेबेस्टियन की पुस्तक है। और मार्फोलॉजी डेल रॉबर्ट फ्लेस, ये किसकी पुस्तक है, ये है अल्बर्ट पेंक की, ये थोड़ा जर्मन भाषा में लिखा गया है। और जियोग्राफी ह्यूमैन किसकी पुस्तक है, ये जीन ब्रून्स की पुस्तक है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। यदि अधिकांश मान माध्य से कम है तो वितरण नकारात्मक रूप से विषम होगा। ठीक है, और यदि अधिकांश मान माध्य से अधिक है तो वितरण धनात्मक रूप से विषम होगा। और एक पूर्ण सममित सामान्य वितरण में शून्य विषमता होती है। सामान्य वितरण को यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है स्क्यूनेस। अगर आप लोग स्क्यूनेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि स्क्यूनेस में 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है कि जब स्क्यूनेस, ये जो दोनों टेल होते हैं इसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये बराबर होगा तो यहाँ पर मीन और मूड और मीडियन का मान तीनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी 0 बोल सकते हो होगा। ठीक, एक कंडीशन एक होती है। दूसरा कंडीशन होता है कि इसमें जो ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो जब ये दाहिने की ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मीन होगा ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन बड़ा होगा, उसके बाद मूड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसे ग्रेटर देन लगाते रहना है आपको। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, जब ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, यानी धनात्मक विषमता जब उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है वितरण क्या होगा, मीन क्या होगा, बड़ा होगा मीडियन और मूड से। कब, जब ये पॉजिटिव इसमें क्या आएगा, यानी जो धनात्मक रूप से विषमता होगी। ठीक है, और एक कंडीशन क्या बनता है, एक कंडीशन बनता है आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी इसमें निगेटिव विषमता होगी। निगेटिव विषमता में मूड ज्यादा बड़ा होगा, यानी मूड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन बड़ा होगा और मीन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश मान मीन से कम है तो वितरण नकारात्मक रूप से विषम होगा। कह रहा है कि जो अधिकांश मान है वो मीन से कम है, यानी इस वाले कंडीशन में देखेंगे कि यह सारा मान, पहले वाले कंडीशन में क्या है, सारा मान, अधिकांश मान का मतलब जो मीडियन और मूड है वो मीन से कम है कि नहीं है, क्योंकि मीन की तरफ ग्रेटर लगा तो मीन सबसे बड़ा है। तो ये किस प्रकार का स्क्यूनेस है, पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अधिकांश मान यदि मीन से कम है यानी माध्य से कम है तो वितरण नकारात्मक रूप से विषम होगा। अगर अधिकांश मान मीन से कम है यानी मीन बड़ा है और सब छोटा है तो ये नकारात्मक नहीं होगा बल्कि सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जस्ट उसका अपोजिट है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल क्या है, राइट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल, सॉरी ये नहीं सही होगा बल्कि क्या होगा, सी यानी केवल थर्ड। यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट काफी परेशान होता है कि पॉजिटिव में क्या होगा, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर मूड। नेगेटिव में क्या होगा, मूड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन सबसे छोटा होगा। जहां पर मीन बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, जहां पर मीडियन बड़ा, मूड बड़ा होगा वो नेगेटिव होगा, और जब बराबर होंगे तो उसको बोलते हैं सममित यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको बताना है, इसको माध्य की गणना करनी है और बताना है। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन में क्या आया था। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन करके तभी आप इसको चेक कीजिएगा कि क्या आप कैलकुलेशन, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए तो मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसका क्या कर लीजिए कि 3000 और 1000 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 4000, इसका हाफ कर दीजिए, जितना आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका हाफ जितना आएगा मल्टीप्लाई, इसका जोड़ के हाफ करने के बाद मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसको इसमें पूरा ऐड कर लेना है, यहाँ पर जो कुछ आएगा उसको ऐड कर लेना है, फिर इस जो पूरा ऐड किया है आपको इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और इस विधि से लगाएंगे तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आपका सी वाला ऑप्शन आएगा। ये आपको लगाना है, ये से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखते हैं 10 क्वेश्चन में कभी कभी 5 क्वेश्चन केवल मीन, मूड और मीडियन पे ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आप किस ट्रिक से लगाएंगे, ये आप अच्छे से क्या कीजिए, जिसका मैथ रहा हो इंटर में या ना रहा हो वो इसको सीखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है मीडियन पूछा गया है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, आप लोग जो है मीडियन लगाइए, मीडियन कैसे निकलेगा हम आपको यहाँ पर उत्तर बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको तरह तरह के हर तरीके का हर यूनिट से क्वेश्चन हमने समाहित करने का प्रयास किया है। और जो है इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए। एग्जाम बहुत पास आ रहा है, बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बस निरंतर आपको कछुए की तरह चलना है, खरगोश की तरह हम भागने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। तो आप एक दिन क्या है, सफलता आपको 12 तारीख को जरूर मिलने वाली है। आप अपने एग्जाम के रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए, आपको केवल जो काम मिला है पढ़ाई करने का, समझने का, जो है जितना टाइम मिल रहा है उसका पूरा का पूरा उपयोग कीजिए, ठीक है। और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। और एक काम और कर दीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमें आपसे कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने जो है जो वीडियो में ये नहीं बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कोई स्टूडेंट आपके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेगा। तो हम ठीक है, हमने कहा ठीक है हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हम बोलना पसंद नहीं करते हैं ये सब सारी चीज़ें। आप कई वीडियो देखे होंगे कि बहुत हम कम ये चीज़ें बोलते हैं। तो आप लोग जो है इसको देखिए, हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ये 50 हो गया, 50 और रहेगा, ये 100 क्वेश्चन का आपका एक पैकेट मिलेगा जो कि 10 के 10 यूनिट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।